नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी लाइव। नमस्कार, मैं हूं सीमा रावत और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की संस्कृति सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत और देश विदेशों में भी प्रख्यात है। और इसी उत्तराखंड की संस्कृति को संजोने का काम कर रहे हैं समीर शुक्ला, जो न सिर्फ उत्तराखंड की संस्कृति को संजो रहे हैं बल्कि अनेकों रूपों में सबके सामने प्रस्तुत भी कर रहे हैं। तो आज सीधी बात करेंगे समीर शुक्ला के साथ में। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो मैं पूछना चाहूंगी, जो सवाल मेरे साथ साथ सभी दर्शकों का भी होगा कि एक अच्छी खासी नौकरी करते हुए आपने नौकरी को छोड़कर ये म्यूजियम बनाने का विचार कहाँ से आया? नौकरी छोड़ करके सीधे म्यूजियम बनाना था, ऐसा कोई विचार नहीं था। विचार कुछ और था कि महानगरों में न रह करके हिमालय में रहना, ये पहला विचार था। और आध्यात्म उसके ट्रिगर था कि केदारखंड से हमारा नाता बहुत पुराना है और हमारे बहुत से पूर्वज नैमिषारण्य से कभी पंडे के रूप में केदारनाथ आए थे। तो केदारनाथ का जो कनेक्ट था वो सबसे बड़ा ट्रिगर मानिए। और जब ये आध्यात्म ने जोर पकड़ा तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग हिमालय में कहीं रहेंगे। उस प्रोसेस में हमने हिमालय में अपने बजट के हिसाब से ढूंढना शुरू किया और किस्मत हमें मसूरी ले आई। जी सर, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारे उत्तराखंड में मसूरी जैसी सिटी में आपने अपना म्यूजियम बनाया। सर, मैं चाहूंगी कि आप अपने म्यूजियम के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। म्यूजियम का जहां तक प्रश्न है, म्यूजियम एकदम से नहीं बना। सबसे पहले हम लोगों ने घूमना शुरू किया हिमालय को देखने के लिहाज से, और उस प्रोसेस में हम लोगों ने करीब 10 साल बहुत ज्यादा संस्कृति के हिसाब से, जीवन शैली के हिसाब से और आध्यात्म के हिसाब से इस हिमालय के इस भूभाग को देखना शुरू किया। और इसी बीच में सन 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आ गया। उत्तराखंड में के अस्तित्व में आने के बाद में हमारा जो ध्यान था वो केंद्रित हो गया उत्तराखंड हिमालय के ऊपर। जो हिमालय हमारा जखोल और उत्तरकाशी के ऊपर से लेकर के नीचे चंपावत तक का हिमालय है, वो हमारे शोध का और ट्रेवल करने का और किसी तरीके की भी जानकारी प्राप्त करने का एक कैनवस बन गया। तो इस पूरे क्षेत्र की हम लोगों ने थीम के हिसाब से यात्राएं शुरू करी। हम लोग जब हम कह रहे हैं तो मैं और मेरी पत्नी कविता शुक्ला, इस तरह से हम लोगों ने शुरू किया कि हर गांव, हर क्षेत्र और हर ट्राइब की जीवन शैली को समझा जाए। उसको समझने में देखा कि बहुत सी चीजें बिखरी हुई हैं। उन बिखरी हुई चीजों को एक पास लाने का जब मन बना तो लगा कि बहुत सी चीजें कीमती हैं, हमारे बजट में नहीं आती। तो कविता यानी मेरी पत्नी का विषय पेंटिंग है, तो उन्होंने पेंट करना शुरू किया। तो इस तरह से जो उत्तराखंड हिमालय है उसको एक आर्ट के रूप में प्रस्तुत करने की मुहिम शुरू हुई सबसे पहले। तो एक तरफ आर्ट बनने लगी, एक तरफ फोटोग्राफी होने लगी, एक तरफ ये हुआ कि जो चीजें हम संजो सकते हैं उन्हें हमने परचेज करना शुरू किया। और जब हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से हमें सामान इतना दिख गया कि ये अब शोकेस किया जा सकता है, तब इस चीज ने एक म्यूजियम की शक्ल लेनी शुरू करी। जो म्यूजियम आज की डेट में है ये एक दिन में नहीं बना, क्योंकि हम लोगों का ये पूरी तौर से व्यक्तिगत प्राइवेट एफर्ट है। हम किसी से फंडेड नहीं है, हमें किसी का सपोर्ट नहीं है। तो ये बहुत ही धीमी गति से बढ़ती हुई एक यात्रा है जो आज आप देख रहे हैं। इस तरह से म्यूजियम के बनने का कॉन्सेप्ट सामने आया, और जब वो कॉन्सेप्ट आया तो हम उसमें धीमे धीमे साल दर साल उसमें कमरे जोड़ते गए, उसमें सामान जोड़ते गए और उन्हें सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति पर्यटक के रूप में या शोधार्थी के रूप में अगर उत्तराखंड आता है तो उत्तराखंड को उत्तराखंड की शक्ल में देख पाए। न कि कुमाऊं में है तो सिर्फ कुमाऊं दिख रहा है, गढ़वाल में है तो गढ़वाल दिख रहा है, रंग एरिया में है तो वो दिख रहा है, ऐसा ना हो। उसको हम
जो पॉलिटिकल मैप है हमारा उत्तराखंड का, उसके हिसाब से सारी संस्कृति जो उसमें पलती और बढ़ती है इसे दिखा पाए, ये आइडिया था। जी सर, बहुत सुंदर। और सर, ये काबिले तारीफ है कि आप मतलब उत्तराखंड से बाहर के हैं आप, और वहाँ के मतलब एक बाहर से होने के बाद भी आपका उत्तराखंड की संस्कृति के प्रति बहुत प्यार है, और ये काबिले तारीफ है। और इसी के साथ सर, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी जो हमारे दर्शकों का सवाल भी होगा, कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों। मैं पहले आपको रोक करके कुछ करेक्ट कर दूं। जी जैसे बाकी सब लोग उत्तराखंड में आकर के, कोई 400 साल पहले बसा, कोई 800 साल, कोई 1000 साल जी पहले, किन्हीं कोई राजनीतिक कारणों से बसा था, कोई सांस्कृतिक, उससे कोई ट्रेड के लिए। तो उस तरह से जैसा मैंने पहले आपको बताया कि सरनेम पर मत जाइए। मेरे जी जो केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, वो अकेला ज्योतिर्लिंग है जहां पर कानकुब्ज ब्राह्मण वहां के पंडे और पुजारी होते हैं। तो हमारे बहुत से पूर्वज बहुत पहले इन एरिया में आकर बस चुके थे। तो मुझे भी उन्हीं में से गिनिए। अभी मुझे अलग से ये ना कहिए कि मैं बाहर से आके बसा हूं। मेरे जी अपने पूर्वज चूंकि पहले से थे, तो मुझे भी उतना ही पहाड़ी मानिए जितना किसी और के सरनेम के साथ होता है। धन्यवाद। जी सर, बिल्कुल। और पहाड़ी की पहचान तो आप हैं ही। और सर, मैं यही सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आपका जो जीवन परिवेश रहा, आपका जो बचपन रहा, हम्म, वो कहाँ से हम्म। शुरू हुई? मतलब आपकी जिंदगी का जो सफर था वो कहाँ से शुरू हुआ? हाँ, चलिए मैं बताता हूँ। अ, अवध क्षेत्र में एक एरिया है, नैमिषारण्य। अगर आप लोगों ने अपने घरों में सत्यनारायण की कथा सुनी होगी तो उसमें सबसे पहला नाम जी नैमिषारण्य का आता है, चाहे वो कथा कहीं भी कही जा रही हो। नैमिषारण्य वो क्षेत्र है जहां पर जो आध्यात्म के लिए और ललिता देवी की पूजा के लिए मशहूर है। वो हमारी कुल देवी की जगह है। और वहां से ही जो शुक्लास थे, वो गुप्त काशी के पास में आकर बसे थे। नाला, सांग, सुभदनी, रुद्रपुर, फौली, ये गांव हैं गुप्त काशी के पास में, जहां आज भी हमारे पूर्वजों के श्रेणी के जो लोग आए थे वो वहां बसे हुए हैं। बहुत जल्दी जी ही हम उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आपके सामने लेकर के आएंगे। तो ये तो था हमारे हमारी वो रूट्स जहां से हमारा गांव होता था। फिर हमारी जो बेसिक शिक्षा है उसका जिला है सीतापुर, वहां से शुरू हुई। फिर हम लोग लखनऊ में, और लखनऊ के चारों तरफ आकर के बस गए। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई, और वहीं जी उसके बाद मैंने कस्टम्स एक्साइज में नौकरी शुरू करी। और उस नौकरी में मैंने 11 साल दिए। लेकिन वो 10 से 5 की नौकरी और वो शहरी परिवेश चूंकि कभी पसंद नहीं आ रहा था, तो वही चीज जोर मार रही थी कि कभी ना कभी हिमालय जाने को। तो अगर मेरी जर्नी कहें तो नैमिषारण्य, सीतापुर और लखनऊ, यूपी का वो भाग जिसका 2000 से पहले ये पहाड़ भी भाग होता था, वहां से जी हम हैं। और उसके बाद में वहां से निकल करके मैंने बरेली, कानपुर और दिल्ली में अपनी जॉब का पार्ट पूरा किया। और दिल्ली से मैंने रिजाइन करके मसूरी का रुख किया था। जी सर, बहुत सुंदर। और सर, एक और सवाल मैं इसी से जोड़ना चाहूंगी कि जब आपने उत्तराखंड में ऐसा कुछ सोचा कि प्रकृति के लिए काम करना चाहिए या फिर अपनी धरोहर के लिए काम करना चाहिए, तो उस सब में से ढूंढ के आपने मसूरी को क्यों चुना? नहीं, मैंने मसूरी को नहीं चुना, मसूरी ने मुझे चुना है। कि ये कैसे? क्योंकि क्योंकि जब मैं अपने लिए और परिवार के लिए देख रहा था, तो मुझे एक बजट की एक बात थी कि मुझे अपने बजट में चाहिए। मुझे शहर में भी नहीं रहना है, मुझे किसी ऐसे शहर के नजदीक जगह चाहिए जहां मैं अपने सपने को कन्वर्ट कर सकूं, जो मैं जी देख रहा था। और तीसरी चीज है, बच्चों के लिए स्कूल पास हो। तो कुछ ये चीजें थी जो डिसाइड कर गई कि मुझे मसूरी में, मैंने ये जगह पर आकर के मैं बसा हूँ। क्योंकि जहां मैं रह रहा हूँ ये काफी उतर के जगह थी। यहाँ पर लोग जो पहले से बने मकान थे उसमें रहने से कतराते थे। तो मुझे थोड़ा अपने बजट में ये जगह मिल गई। फिर ये ऐसा पहाड़ था जिसके सामने जंगल ही जंगल है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर अपनी जो जो मेरी इमेजिनेशन है, उसमें जो कुछ भी है, मैं अगर उसमें क्रिएट करूंगा, तो ये जगह उसके माफिक जाएगी। शहर से मैं 1-2 किलोमीटर बाहर हूं, तो ऐसा भी नहीं है कि भीड़ भड़ाका है, और ऐसा भी नहीं कि मैं कट ऑफ हो गया। तो ये सब कुछ कंडीशंस थी जिनकी वजह से मैंने ये जगह चुनी। मैं जहां पर इस समय स्थित हूँ, इसके चारों तरफ देवदार और बांज का जंगल है। लेकिन अपनी जगह से मुझको दून वैली पूरी दिखाई देती है।
तो जो आर्टिस्टिक इमेजिनेशन होती है उसको ये बल देती थी, ये प्रकृति जो है। और साथ साथ ये भी था कि जब, और उत्तराखंड चूंकि अपने उसमें आ चुका था, अस्तित्व में आ चुका था, तो जो काम मैं करना चाहता था उसके पहले मुझे एक मंदिर का निर्माण करना था। तो जी मैंने सबसे पहले 97 में एक शिव शक्ति मंदिर का निर्माण अपनी इसी प्रॉपर्टी के नजदीक किया, जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। उसकी अपनी खूबियां हैं, वो सिर्फ मंदिर नहीं है, वहां पर अपनी संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है उत्तराखंड की, उसकी कुछ मूल चीजें वहां पर हैं। और मुझे फक्र है ये बताने में कि वो मंदिर अभी भी कुछ ऐसी चीजों को संजोए है जो बहुत ही पौराणिक मंदिरों में हमारे उत्तराखंड में मौजूद है। जैसे जब से बना है तब से अखंड धुनी जल रही है। अष्ट धातु जी का श्रीयंत्र वहां स्थापित है, जो आदि शंकराचार्य के साथ हर मंदिर की मूल था। हर मंदिर जी के जो बुनियाद है उसमें श्री चक्र की स्थापना होती थी। मैंने उसी पद्धति से, उन्हीं रीति रिवाजों से, उन्हीं वैदिक तरीकों से यहाँ पर उसकी स्थापना करी। तो ये पिछले 20-22 साल की जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा है, उसकी बुनियाद जो है वो माँ श्री चामुंडा पीठ मंदिर, जिसकी सबसे पहले मैंने स्थापना करी, उसके लिए मुझे ये परिवेश चाहिए था। वो सबसे पहले बना, और वो जो है वो मेरा आत्मबल भी है, और मुझे 20-25 साल से चला भी रहा है इस रास्ते पे, जिस रास्ते पर मुझे अभी तक अगर कोई सपोर्ट नहीं मिला है, तो उस ईश्वरीय सपोर्ट ने मुझको यहां तक काम करने का बल दिया है। जी सर, बहुत सुंदर। और ये बहुत फ़ख्र की बात है वाक़ई में। और सर मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, जो आपका म्यूज़ियम है, सोहम म्यूज़ियम जो हम्म। आपके म्यूज़ियम का नाम है, मैं ये जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस-किस तरह की धरोहर को इसमें संजोने का काम किया जाता है? अ, इस पूरे प्रमाइस का नाम है सोहम हिमालयन सेंटर। आइडिया ये जी, था कि हम अपने इस सेंटर के अंदर चीजों को शोकेस करें, जो कि स्टूडेंट के लिए, पर्यटक के लिए एक विषय हो, देख करके प्रभावित होने के लिए भी और शिक्षा के हिसाब से भी। तो जी, म्यूजियम को बनाने से पहले ये ध्यान में था कि हमारा मकसद क्या होगा। पहली चीज तो ये है कि जो चीजें खत्म होने की कगार पर हैं उनको संजोया जाए, ताकि कल को अगर हमारी युवा पीढ़ी ये सोचे कि जो चीजें पिछली पीढ़ी ने किन्हीं वजहों से त्याग दी थी, इनमें ये गुण है, तो इसको दोबारा बनाया जाए। तो बनाने के लिए मिसाल कहीं पर होनी चाहिए। तो उन जी, मिसालों को इकट्ठा करने का नाम है सोहम हिमालयन म्यूजियम। कि हम इस जगह को सिर्फ शोकेस नहीं करेंगे, हम इस जगह को एक ऐसा संग्रह केंद्र भी बनाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी अगर किसी चीज का नमूना देखना चाहे तो उसको एक जगह पर रखा हुआ मिल जाए। तो जी, ये तो थी पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी कि जब हमारी नई पीढ़ी जो ज्यादा पढ़ लिख रही है, जो बाहर निकलेगी, वो ये देखेगी कि हमने क्या चीजें देखा देखी छोड़ दी हैं। उन चीजों में जो कुछ अपना विजडम है, उन चीजों में कुछ खूबसूरती है, खास बात है, तो उन्हें अपनाने को ये म्यूजियम प्रेरित करेगा। और उनको वो चीजें मुहैया कराएगा जो चीजें हो सकता है आगे बहुत दिनों तक न मिलती, तो उन्हें देखने को भी नहीं मिलती। तो एक तरह का शोध केंद्र भी बनता जा रहा है ये म्यूजियम, क्योंकि अब तक कम से कम 15 से 20 बच्चे यहाँ प्रोजेक्ट लिख चुके हैं आकर के, किसी न किसी विषय पे जो उनका भी विषय था। तो म्यूजियम में एक सेक्शन है पेंटिंग का, एक सेक्शन है फोटोग्राफी का, एक सेक्शन है जहां पर आर्टिफैक्ट्स सारे रखे हुए हैं, और बाकी हर कोना, हर जगह जो मुझे जरा भी मिल सकती, क्योंकि जगह की कमी तो होती ही है जब आप प्राइवेटली कोई काम कर रहे होते हैं, तो उस हर जगह पर हमने वो चीज लगाने की कोशिश करी है जो किसी न किसी वजह से या तो लोग आधुनिकता के नाम पे त्याग रहे हैं, या शर्म के कारण उसको नहीं लेते हैं कि साहब ये गांव की है इसलिए नहीं लेंगे, या उसे अगर ज्वेलरी है तो उसे गला रहे हैं। तो उन सब चीजों को कहीं ना कहीं जगह देना ये मेरा प्रथम दायित्व था, कि मुझे उन चीजों को संजोना है, ताकि हम कभी जब उस पर शोध करना चाहें तो शोध का विषय सामने रखा दिखाई पड़े। तो ये था आइडिया। बहुत सी ऐसी मूर्तियां, बहुत से ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनको बजाने वाले या तो खत्म हो गए या वो मूर्तियां डिस्ट्रॉय हो गई, तो उन सब के हमने नमूने तैयार करने शुरू किए हैं। क्योंकि हम एंटिक्स में बिल्कुल डील नहीं करते, हम बहुत जी, कीमती चीज नहीं ले सकते, तो हम उन चीजों के नमूने क्रिएट करते हैं, ताकि उनको देख करके हम ऑथेंटिक चीज जो पहले थी उसका वही रूप सामने प्रस्तुत कर सकें।
अभी हम लोगों ने इसके अंदर इस पूरी सीरीज में जो चीज जोड़ी है वो है कि जो हमारे यहाँ के हर्ब्स एंड स्पाइसेस कमर्शियली ग्रो किए जा रहे हैं, उनका सेक्शन हमारा इस समय अस्तित्व में आ रहा है। जो हमारे अपने फाइबर हैं जिनसे कपड़े बन सकते हैं और दुनिया की चीजें बन सकती हैं, वो हमारा अस्तित्व में आ रहा है। ये सब करने के पीछे आशय ये है कि जो हमारे युवा वापस आ रहे हैं वो अगर गांव में रह करके एक डिसेंट रोजगार बनाना चाहें तो उसके लिए हम उन्हें प्रेरित कर सके। तो ऐसे बहुत से विषय हैं जिन्हें हम छू रहे हैं और अभी आगे सामने आएंगे, जैसे जैसे हमारे पास में संसाधन इकट्ठे होंगे, जैसे जैसे हम उनको शोकेस करने की जगह बना पाएंगे। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कभी काम रुकने वाला नहीं है, ये रात दिन चलने वाला काम है। और उसी इसी क्रम में जो चीज मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, वो ये है कि जितना ज्यादा हम अपनी धरोहर को, अपनी थाती को गर्व से प्रस्तुत करेंगे, उतना ही ज्यादा सम्मान हमको दुनिया से मिलेगा। तो उसको गर्व से प्रस्तुत करने के लिए भी बहुत से काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे ये मैंने टोपी लगाई हुई है इस समय, इस टोपी को जिसको जो पहले गांव में लोग लगाते थे, बुजुर्ग लोग लगाते थे, उसको थोड़ा सा ट्रेंडी करके बनाने से आज ये नौबत है कि हमारे युवा उसको धारण कर रहे हैं। म्यूजिकल वीडियो में वो दिख रही है, लोगों को उसको लगा के हल्का सा एटीट्यूड महसूस हो रहा है। तो ये देखकर मुझे खुशी मिलती है। तो इसी क्रम में हम और भी ऐसी ड्रेसेस या ऐसी चीजों को सामने लाएंगे जिसमें हमारे पहाड़ की खुशबू हो और जिसको सम्मान के साथ में दुनिया के और क्षेत्र देखें। तो ये सब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और जो चल रही है। जी सर, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे रखी है। और सर, जैसे आपने बात कही है पहाड़ी टोपी की, और सही मायनों में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में पहाड़ी टोपी को अगर दोबारा से पहचान मिली है तो वो सोहम म्यूजियम के बदौलत ही मिली है। और सर, इसी के साथ जैसे आपने बात कही है युवाओं को रोजगार से जोड़ने की, और जैसा हमें पता है कि लॉकडाउन कोरोना एक ऐसा दौर रहा है जहां पर बहुत सारे लोगों की जिंदगियां अस्त व्यस्त हुई है, और बहुत सारे युवा जो थे हमारे वो बेरोजगार भी हुए हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि उनको कैसे स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा आपसे, सबसे पहले अपनी चीजों को सम्मान देना सीखो। और जब आप दुनिया में अगर एक, और उसके बाद में अपनी जगह की वैल्यू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है उन हर युवाओं से कि आप कम से कम सिक्किम, केरल और राजस्थान, 3 जगहों में से कम 2 जगह घूम के आ जाइए। और घूम के क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ट्रेवल करने से बड़ी शिक्षा नहीं मिलती। अपनी ही चीज को आप दोबारा देखेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। जब आप इन जगहों पर हो के आएंगे तब आपको पता लगेगा लोग अपनी चीज की वैल्यू करते कैसे हैं। जब आप देखेंगे कि कैसे लोगों ने अपनी ही जमीन से जुड़ी चीजों को, अपनी खेत के उत्पादों को, अपने ही ज्वेलरी, कपड़े, अपने भवन की शैली, इन चीजों को कैसे उन्होंने धीमे से कन्वर्ट किया, एथनिक चीजों को कैसे कैसे कन्वर्ट किया अपने रोजगार में, तब जाकर के आप अपनी चीज को सम्मान कर पाओगे। अभी आपको क्या लगता है कि हमारी चीज बैकवर्ड है, अभी आपको क्या लगता है हमारी चीज दुनिया से मैच नहीं करती, अभी आपको लगता है कि हमारी चीज देहाती है। ये बात दिमाग से निकालने के लिए आपको वैसे ही परिवेश को देखना पड़ेगा कि कैसे लोग उन्हीं चीजों को लाखों करोड़ों में बेच रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि सबसे पहले आप थोड़ा सा ट्रेवल करिए ताकि आपको पता लग जाएगा कि आप किन किन सुंदर चीजों के ऊपर बैठे हुए हैं जिनकी अभी तक आप वैल्यू नहीं कर रहे थे। जैसे एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं विलेज होमस्टे को प्रमोट करता हूं, तो मेरा यह कहना है कि आपको अपनी पुरानी चीज को वैसे का वैसा रखना है बाहर से, अंदर से आपको उसको मॉडर्न बनाना है ताकि बाहर से आने वाले लोग उसमें सुविधाजनक तरीके से रह पाए, यानी हाइजीन के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे टॉयलेट होता है, किचन होता है, अगर खिड़की है तो उस पर जाली लगने से मक्खी नहीं आएगी। ऐसी छोटी छोटी चीजों को सिर्फ ठीक करना है। बाकी आपका जो अपना घर है वो कितना सुंदर है ये बाहर वाले से पूछिए, आपको नहीं दिख रहा है, बाहर वाले को दिख रहा है। तो अगर आपके पास एक घर है, एक सुंदर सा पहाड़ है, वहां पर कोई शहर की शोर शराबा नहीं है, वहां पे चारों तरफ खेती हो रही है, अगर आप उनको सफाई से अपना ही भोजन
सुंदर सी थाली में दो दो सामान रख के खिलाएंगे तो वो समझ लियो दीवाने हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज बिल्कुल। क्या है कि आपको प्रेजेंटेशन आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हमको हॉस्पिटैलिटी होती क्या है, कैसे स्वागत सत्कार करने के जो तौर तरीके हैं। ये बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ये थोड़ा सा घूमने से अपने आप समझ में आ जाता है। तो मेरा सिर्फ अपने युवाओं से ये कहना है, माना आपके पास में 5 दोस्त हैं, एक के पास घर है, एक के पास में 2 भैंस है, एक के पास खेत है, एक व्यक्ति कंप्यूटर पे बढ़िया काम कर लेता है, तो ये 5 लोग मिलकर के एक पूरा बिजनेस बना सकते हैं जिसमें सबको डिसेंट इनकम हो सकती है। जी। सबके पास सब कुछ होने की जरूरत नहीं है इस समय, एक चीज ये। दूसरा है कोऑपरेटिव मिल्क फार्मिंग को मैं बहुत जोर दे रहा हूं, जिसके अंदर अ, लोग अपने लिए डिसेंट इनकम कर सकते हैं, क्योंकि ये वो आइटम है जो कभी भी हमेशा शॉर्ट सप्लाई रहता है, हमेशा शॉर्ट जी। सप्लाई रहता है। लेकिन इसको जब आप बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो मैं कहता हूं अपना अपना रिसोर्स पूल करना होता है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास जमीन है, किसी के पास पढ़ाई है, किसी के पास टेक्नोलॉजी है, कोई सेल में बहुत अच्छा है, तो हमेशा टीम बनाने की कोशिश करिए। 5 दोस्त टीम बना करके कमाल कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल। इसी आपके पोर्टल से ये बात कह रहा हूं, इस प्रदेश का कोई भी युवा अगर टीम बना करके मुझसे मिलता है, मैं उसको बेस्ट मॉडल प्रस्तुत करने के लिए हमेशा तैयार हूं, निःशुल्क। मैं इतना ही कह सकता हूं। तो अ, ये तरीके हैं जिन तरीकों से युवा अपने लिए रोजगार सृजन कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य चाहिए, 1 साल 1.5 साल लगता है किसी चीज को अपनी गति पकड़ने में। लेकिन सबसे बिल्कुल। पहले अपनी अपने हुनर को पहचानिए, अपना रिसोर्स देखिए क्या है, और तीसरी चीज क्या है कि टीम बनाइए। सबके पास सब कुछ नहीं होता। रिसोर्स पूल करने से ये होगा, अगर लागत में बांट करके काम चल जाएगा तो प्रॉफिट भी बांट लेंगे। तो बिल्कुल। इस तरीके से धीमे धीमे रोजगार बनते हैं। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है सर। और बिना टीम वर्क के मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम शुरू किया जा सकता है या फिर कोई भी काम आगे बढ़ सकता है। और सर एक और चीज़ जो आपके बारे में हमें दिखी, जो हमें सोशल मीडिया के द्वारा आपके बारे में पता चली, आप ज़्यादातर पहाड़ी व्यंजन में खूब रुचि रखते हैं या फिर खान-पान की तरफ आपका ज़्यादा फ़ोकस रहता है, जितना हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। तो हम वो जानना चाहेंगे कि पहाड़ी व्यंजन की तरफ आपका कितना रुझान है? देखिए, है क्या कि सब जगह के व्यंजन पौष्टिक होते हैं, सब जगह जो है बढ़िया चीज उगती है। शास्त्रों में दिया हुआ है कि जहां रहते हैं वहां का ही जो देश काल में उगने वाली चीज है वो वहां के रहने वाले लोगों के लिए माफिक होती है। ये पहला जी। पहला सूत्र है जो सबको पता होना चाहिए। अगर हम हमारे यहाँ कोई पहाड़ में पर्यटक आता है या हम खुद यहाँ रहते हैं, और तो अगर ठंडा प्रदेश है और यहाँ पर हम उसको साउथ का सामान खिलाएंगे तो उसकी भी तबीयत खराब होगी और हमें भी परेशानी होगी। तो हमेशा क्या है कि जहां आप जाइए, अगर मैं चेन्नई में बैठा हूं और वो वहां मैं गहत की दाल खाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। और जी। ऐसे ही अगर मैं उत्तरकाशी में बैठा हूं और मैं अगर चेन्नई का सेला चावल खाऊंगा तो मेरी तबीयत खराब होगी। तो पहली चीज क्या है जो पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पर खुद खाएं और दूसरों को खिलाने के लिए अपने उत्पादों का पे काम करना शुरू करें। एक जी। चीज क्या हुई है कि हमने, जैसे मैंने पहले कहा, कि हर चीज से शर्म और झिझक के साथ जब तक हम उसको करेंगे तब तक हमारी कोई भी चीज को सम्मान नहीं मिलेगा। तो हमारा आइडिया ये था कि हम अपने कुछ चीजों पर काम करें, उसके उस दालों पर, उन मसालों पर हम उन चीजों को तैयार करें और उनके वो उत्पाद तैयार करें जिनको बनाना आसान हो, जिसको जो दिखने में बहुत सुंदर दिखें, और साथ साथ ये है पौष्टिक तो होंगे ही होंगे। और उन चीजों को हम मेन्यू पे लाने की कोशिश करें, जिससे कि कम से कम हमारे जो यात्रा रूट है उसके ढाबों पर 1 से 2 चीजें उसमें की बनती हों। मैंने इतना ट्रेवल किया है, आप नीचे से ऊपर तक जाइए, आपको हर जगह दाल मखनी का नाम लेने वाले, कढ़ाई पनीर खिलाने वाले मिल जाएंगे, चाहे जैसा भी बन जी। रहा हो। मेन्यू मेन्यू एक जैसा होता है। लेकिन कहीं पर भी हम अपने मंडवे के आटे को तो नहीं खिलाएंगे,
कहीं भी, मैं बिलासपुर और उसके ऊपर था, हिमाचल के ऊपर, वहां पर सिर्फ दाल और मक्के की रोटी का एक रेस्टोरेंट था जहां लाइन लगाकर लोग खा रहे थे, कोई तीसरी चीज नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको अपने उत्पाद और उनसे बनने वाले व्यंजन मशहूर करने हैं, उनको सुंदर तरीके से परोसना है और दूसरों के मुंह को चढ़ाना है। तो जब हम लगातार अपने मेन्यू में बाकी खाने के साथ साथ दो दो आइटम नाश्ते में, दो आइटम खाने में रखेंगे, तो लोगों को अच्छे लगने शुरू होंगे। इसका फायदा क्या होगा? पहले तो हमारा व्यंजन मशहूर होगा, फिर वो जी नेशनल मेन्यू में जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि हमारे किसान को अभी जिस चीज के जो दाम मिल रहे हैं उससे अच्छे दाम मिलने लगेंगे। जो चीज पहले डंगर को और गाय बैलों को खिलाया जाता, तो वही चीज आजकल मांगी जा रही शहर में, जिसके अच्छे अच्छे व्यंजन बन रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम उन चीजों को रेस्टोरेंट तक ले आते हैं तो हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। हम जिन जी चीजों को आराम से कम मेहनत से उगा सकते हैं, वो खेतों में वो चीजें उगाई जाने लगेंगी, तो खेत खेत बंजर नहीं रहेंगे। तो ये फूड जो है वो सिर्फ एक जन की चीज नहीं होती है। जब एक बार फूड मशहूर होता है तो वो एक चेन है पूरी, उसमें उसका कारोबार करने वाला, उसको उगाने वाला, सब लोग लाभान्वित होते हैं। तो फूड को सिर्फ फूड की तरह ना देखिए। फूड अगर मशहूर होगा तो सबसे पहले आखिर की चेन का जो बंदा है किसान, उसके खेत तक उसका असर जाएगा। वही वही मंडवा जो अभी थोड़े दिन पहले 40 रुपए में कोई नहीं पूछ रहा था, 120 रुपए और 200 रुपए तक बिक रहा है दिल्ली तक और बॉम्बे तक। जी जापान जापान में मंडवे के बिस्किट जा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सी दालें हैं जिनको आप जिन पर कमाल के हमने मेन्यू पे तैयार किए हैं। गहत के पराठे से लेके, कबाब से लेकर के, सूप से लेकर के, सब कुछ एक आइटम से बन सकता है। यही बात मैं बार बार सारे रेस्टोरेंट्स पे भी कहने की कोशिश करता हूं कि आप लोग जो बहुत आसानी से बन सकते हैं उन आइटम्स को अपने मेन्यू पर जरूर डालिए। और जी मेरे म्यूजियम पर कितने लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमें लोकल फूड कहाँ मिलेगा, और मैं बताने की पोजीशन में नहीं होता हूं कई बार, क्योंकि लोग बना नहीं रहे हैं। आप कहीं जाते हैं वहां आपको मानचाऊ सूप, टोमेटो सूप और फलाना ढिमाका सूप मिल जाएगा, लेकिन आपको जो है गहत का सूप नहीं मिलता। अभी बिल्कुल कंडाली का सूप इतना मशहूर हुआ मसूरी में 2 होटल्स पे कि क्रीम ऑफ कंडाली के नाम से बिकता है। तो जब हम परोसेंगे तब तो लोगों के स्वाद लगेगा। तो इसलिए क्या सही है बात कि हमारा काम क्या है? प्रेरणा देना। मेरे पास कोई रेस्टोरेंट नहीं है, मेरे पास कोई चेन नहीं है। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं कि जो सीखना चाहे उसको ट्रिगर कर सकता हूं। माध्यम क्या है मेरे पास? माध्यम है ये पोर्टल्स। जिस पोर्टल से आपको पता लगा कि मैं फूड में इंटरेस्टेड हूं, तो और खाना एक ऐसी चीज है जो सबको प्रिय होता है। आपको भी अभी बिल्कुल अपनी मनपसंद चीज आपके सामने आएगी तो आपको भी गले में लार आएगी आपको। जी जी तो इसलिए क्या है कि फूड पहली चीज है जो अट्रैक्ट करती है। अगर फूड आपने बढ़िया दे दिया और सफाई से दे दिया तो आप समझ लिए हिट हो गए। ये है। तो इसलिए फूड में इंटरेस्ट है। जी, बिल्कुल सही बात। और खाने की बात कर करके आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जब तक हम अपनी उत्पादों को लोगों के सामने रखेंगे नहीं, तब तक लोगों को पता भी कैसे चलेगा कि यहाँ पर ये चीज़ें भी बनती हैं। और जी जी अपनी जी जो जी। चीज़ें हमारे खेतों में उग रही हैं या फिर जो चीज़ें हमारे आस-पास है, उनका इस्तेमाल करना हमें ज़रूर आना चाहिए। और सर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके जी म्यूज़ियम के तहत जो जानकारी हम तक पहुँची है कि आपकी जो वाइफ है वो बच्चों को भी शिक्षा देती हैं, तो उस विषय में कुछ बताइए? अ, ऐसा था जब हम लोगों ने यहाँ 94 में मैं मसूरी आया था। तो उसके बाद में जैसे मैंने पहले कहा, सबसे पहले मैंने मंदिर का निर्माण किया। और उसके बाद में जैसा बार बार कहता हूँ, घूमते हुए आप नोटिस करते हैं, अगर आप के अंदर ग्रहणशीलता नहीं है तो आप इंसान नहीं है। तो मैंने आसपास के जब स्कूलों को जाती हूँ बच्चियों को देखा, तो देखा कि बड़े अच्छे से यूनिफॉर्म पहन करके तैयार होकर के रोज स्कूल जा रही हैं। जब उनको टटोला तो पता लगा कि जो बच्चा जिस क्लास में है उससे उसको 2 क्लास नीचे की भी चीज बहुत कम आती है। तो जी, वो शिक्षा पद्धति की तरफ ध्यान गया कि यहाँ पर स्कूल आना जाना तो हो रहा है, पर जो क्वालिटी एजुकेशन है वो मिसिंग है। दूसरी चीज क्या देखी कि जो बच्चे हैं उसमें लड़के को तो डाल दिया गया है
कॉन्वेंट स्कूल में, लेबर ने भी या वर्कर ने भी अपने बच्चे को तो डाला हुआ है जहां पर उसको कॉन्वेंट स्कूल है, और बेटी को भेजा है उस स्कूल में जहां पर मिड डे मील मिलता है, इससे ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहता। तो तो बच्चे को, बेटी को जो है एजुकेशन सब स्टैंडर्ड मिल रही थी, तो वर्कर क्लास की बेटियां या जो अनाथ हैं या किसी भी वजह से घर में हिसाब किताब ठीक नहीं है, किसी की आदतें वैसी हैं, घर में पैसे की कमी है, तो वहां पे मैंने क्या देखा कि हमेशा सफर कर रही है लड़कियों की पढ़ाई। दो बहनें मिलकर के भाई को पाल रही हैं, उसको तैयार कर रही हैं, उसका बस्ता उठा रही हैं, उनको जो स्ट्रगल ही करनी है। तो फिर हमारी वाइफ ने डिसाइड किया कि जबकि पीएचडी 90s की पीएचडी है और 1 रुपए की नौकरी आज तक उन्होंने नहीं करी, सिर्फ किस लिए कि हमेशा पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं की जाती है, हम पूरे जीवन इन बच्चों को पढ़ाएंगे, ये प्रण लिया इन्होंने। तो उसमें 1999 में, आज 21वां साल चल रहा है, इन्होंने बच्चियों को ढूंढा, हम लोगों ने आसपास के बच्चों को ढूंढा, और उसके बाद में ये हुआ कि जिसके पेरेंट्स को रेगुलर इनकम नहीं है और जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर हैं, उन लड़कियों को उठा अपने यहाँ पढ़ाने के लिए बुलाएंगे, और उसमें 3 बातें देखेंगे। जिसका जो सब्जेक्ट वीक है वो देखा जाएगा, जो उनकी हाइजीन का पार्ट, क्योंकि बेटियों में हाइजीन एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत नेग्लेक्ट होता है, जिससे वो बीमारियां पकड़ती हैं उनको, तो उसको देखेंगे। और तीसरी चीज है वैल्यू साइड, यानी जो किन्हीं किन्हीं घरों में शराब पीने का बहुत वो है, तो बच्चे के साथ में वो हो रहा, अन्याय हो रहा, कहीं गालियां बहुत दी जा रही तो बच्चा नॉर्मल बोलचाल में गालियां बक रहा है, तो इन चीजों को दूर करने का भी रहता, जो वैल्यू साइड, जो मूल्यों का पार्ट होता है। तो इसमें तय ये हुआ कि ये मेंटर करेंगी कविता, और कविता मेरी वाइफ का नाम है, तो ये मेंटर करेंगी, और साथ में कोई ना कोई एक एजुकेटर हमारे साथ में रहेगा जो हेल्प करेगा। हमारे पास में क्लास 2-3 से लेकर के क्लास 12 तक का कोई भी बच्चा हो सकता था, उसमें किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है, तो ऐसी हालत में पढ़ाने का एक मॉडल बनाया गया कि हर बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को मेंटर करेगा, यानी उसका ध्यान रखेगा, तो एक तो, और उसकी कॉपी चेक करेगा। तो एक तो कमी ढूंढने का हमारे अपने तरीके हैं, कमी ढूंढने के। साल भर हम लोग उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग चीजों पे कंपटीशन कराते हैं, ताकि, और उन कंपटीशन के जितने पॉइंट्स उस बच्चे को मिलते हैं उतने रुपए उसने समझ लिए कमा लिए। तो अगर साल के एंड में उसने 300 पॉइंट कमाए तो 300 रुपए उसे देंगे, ताकि वो अपने लिए वो चीज खरीद सके जो उसको अदरवाइज उसके पेरेंट्स नहीं दे सकते। तो ऐसे बहुत से तरीकों से इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो अब तक करीब 500 के करीब बच्चे यहाँ लाभान्वित हुए हैं हमारे इस प्रोग्राम में। शक्ति के नाम से ये प्रोग्राम जाना जाता है। हम लोग को किसी भी बाहर की उससे कोई फंड नहीं मिलता है। हमें जो भी सपोर्ट है वो हमारे अपने फ्रेंड्स या रिलेशन के लोग जो उनको देना होता है कर देते हैं, ताकि इन लोगों को स्टेशनरी इस तरह की मदद कर सकूं। तो इस प्रोसेस में अब तक इतने बच्चे, जैसे मैंने बोला, 400-500 बच्चे लाभान्वित हुए हैं, और शुरू के करीब 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे एम्प्लॉयड हो गए हैं। तो ये एक मिशन था कि किस तरह से एजुकेशन के माध्यम से गर्ल एम्पावरमेंट किया जाए। बॉयज हमारे पास वही थे जो इन बच्चियों के भाई थे उन गरीब घरों से, वरना इंडिपेंडेंटली हम बॉयज को नहीं लेते हैं। और सिर्फ लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान देना, और ये दिखाने के लिए काम किया गया था ताकि जिनको सबसे ज्यादा संघर्ष करना है वो भी कमाल के कि वो बेटियां निकल सकती हैं। ये मिशन चल रहा है जिसका 21वां साल चल रहा है इस समय हमारा। इस शक्ति के इस मिशन में जो खास बात है वो ये है कि बच्चे को हम लोग बहुत तरीकों से पर्सनैलिटी के रूप में ज्यादा वो बनाने की कोशिश करते हैं, एक संतुलित व्यक्तित्व बन पाए। साथ साथ हमारा सिर्फ काम इतना है उसकी पढ़ाई में रुचि जागृत हो। भगवान ने उसको दिमाग दिया है, रुचि जागृत करना हमारा काम है, फिर वो खुद पढ़ लेगी लड़की। लेकिन इस चीज का माहौल देना उसकी, और किसी को भी मदद एक जैसी नहीं दी जाती। हमारे पास जो संसाधन है उसके हिसाब से, जिसको कॉपी चाहिए उसको कॉपी, जिसको मोजा चाहिए उसको मोजा, जिसको बस्ता चाहिए उसको बस्ता। हम लोग नीड बेस्ड, जिसकी नीड है उसको करेंगे, ताकि लोगों की फ्री की लेने की आदत न रहे। तो ये सब जो ये तौर तरीके हैं, इससे वो मिशन चल रहा है और अभी भी कामयाबी से चल रहा। हालांकि इस साल कोविड था तो पूरे, जैसे सब कुछ बंद है तो वो भी बंद है,
लेकिन अभी भी इस कोविड के दौरान भी हम उन बच्चों पे नजर रखते हैं कि इसकी क्या नीड है, तो हम उसको देख सकें। जी क्लासरूम बिल्कुल। वाली पढ़ाई बंद है इस समय। जी, बहुत सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं सर। और इसी के लिए मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जितना साथ आपकी वाइफ ने आपका दिया, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आपके बच्चों का कितना साथ रहा आपके इस काम में? बच्चों ने अपने तरीकों से पूरा साथ दिया हुआ है। जैसे बेटी ने एड कॉम में एमबीए किया है और उसने काफी बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी में वो मैनेजर के लेवल पे रही है, अभी भी वो उसी तरीके की कंपनी में काम कर रही है। और लेकिन क्या है कि वो हमारी जितना भी टेक्निकल साइड है वो देखती है। जी। तो उसमें क्या है कि वो जितना भी आर्टिस्टिक साइड है, किस तरीके से चीजों को डिजिटली प्रेजेंट करना है, तो ये काम वो कर रही है। प्लस आर्ट वर्क में भी उसका जो है बहुत चीजों पर अपना एक दखल रहता है। डिजिटल आर्ट पे है, अभी वो स्टैम्प्स को की एग्जीबिशन पे काम कर रही है। प्लस साथ साथ हमारे इन चीजों से मोटिवेट होकर के जो हमारा युवा बाहर से आया है, उनको डिजिटली कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, उसके लिए कंसल्टेंसी भी देती है। तो काफी ऐसे मिशन जो हमने जिनका सपना देखा था, उसको वो टेक्निकली अपने यहाँ अपने तौर तरीकों से करने की कोशिश कर रही है। तो क्या है कि उसका टेक्निकल साइड है। बेटे का हमारा एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा पूना में है, बेटी इस समय वर्क फ्रॉम होम यहीं से कर रही है। तो जो टेक्निकल साइड है वो पूरा देखती है। जितना उसका आर्टिस्टिक वर्क होता है, जो डिजिटल चीज के अंदर काफी मदद चाहिए होती है हमको, पोस्टर बनाना है, कोई अच्छी डिजाइनिंग करनी है, तो इस सब चीजों में मुझे तो कुछ आता नहीं है, ये सारे काम उसी को देखने होते हैं। मुझे सिर्फ आइडिया सामने रखना है, उसे डिजिटली कन्वर्ट करने का काम, मीडिया के ऊपर किस तरीके से उस चीज को प्रेजेंट करने का काम है, वो काम वो करती है। शायद अगर वो ये ना कर रहे हो तो हम इतने अच्छे से अपनी चीज को प्रोपोगेट नहीं कर पाएंगे। तो जी, उसमें उनकी बहुत रुचि है। साथ साथ बहुत सारे ऐसे इनपुट्स मिलते रहते हैं, किस तरीके से हम म्यूजियम को स्मूथली उसको और अच्छा रूप दे सकें, उस पर बराबर इनपुट मिलता रहता है। तो नई जनरेशन से जो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट हैं वो हमें बराबर मिल रहे हैं उन लोगों से, जी, दोनों बच्चों से। बहुत सुंदर बात है। बच्चों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर पूरा परिवार एक टीम की तरह काम करे तो कोई सा भी काम है वो आगे ज़रूर बढ़ता है। और सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे अब समय भी हो रहा है, तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आगे भविष्य के लिए आपने क्या कुछ सोचा है अपने म्यूज़ियम को लेकर? और हमारी जो धरोहर है, हमारी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेकर आपने आगे भविष्य में क्या सोचा है? अ, सीमा जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो पेंडिंग है, मतलब मेरे पास बस्ते में रखे हुए हैं जिस पर मुझे काम करना बाकी है। अ, कुछ चीजों को शोकेस करने के लिए हमें जगह बनानी है। जैसे आप कोई सामान जुटाते हैं तो उसको तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आपको स्पेस चाहिए होती है। और चूंकि प्राइवेटली कर रहा हूं और अभी तक मुझे जैसे पर्यटन विभाग या किसी और से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो बहुत सी चीजें अभी बस्ते में पड़ी हुई हैं। हमें अगर कुछ इस तरह का सपोर्ट मिल जाए, जो जो जिसे, क्योंकि सरकार से बड़ी कोई हस्ती नहीं होती, और जी, तो मैं बहुत सी चीजें म्यूजियम पे ऐड कर सकता हूं। और साथ साथ प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर बहुत सी चीजों को क्रिएट भी कर सकता हूं। जैसे बहुत से मंदिरों में क्या हो रहा है कि उनका मूल स्वरूप जो है वो बिगड़ता जा रहा है। उसको लेकर के काफी शोध मेरे पास अपने पास किया हुआ रखा है, जिससे कि उन चीजों को बेहतर किया जा सके। बहुत से ऐसे पर्यटन के सर्किट हैं जिन पर काम किया हुआ रखा हुआ है। लेकिन मैं अपने हिस्से की मेहनत कर सकता हूं, मैं उसको योजना में बदलने के लिए मुझे मदद मदद चाहिए सरकार की और उन विभागों की जिनके पास इस चीज को लेकर के बजट भी मौजूद है और जी, उनके पास में संसाधन भी मौजूद हैं इसको इसको मूर्त रूप देने के लिए। तो अगर वो चीज आ जाएगी तो हो सकता है कि ये रातों रात कुछ चीजें सामने आ जाएं। नहीं आएगी तो हो सकता है सालों में वो चीज मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं। तो ये एक चैलेंज है मेरे सामने। उसके अलावा क्या है कि अभी जो मेरे सब्जेक्ट है जिसके अंदर मुझे काम करना है, वो ऑर्गेनिक का सब्जेक्ट है।
जिस पर मुझे बहुत सा काम करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी हम ये नहीं देने की पोजीशन में है कि यहां से जब लोग वापस जाते हैं हमारे प्रदेश से, तो हमारे प्रदेश के उत्पाद जो ले जाते हैं वो बड़ी सेट लाइन के ऊपर है। सेट लाइन का मतलब ये है कि एक ही तरीके की चीज लोग बनाते चले जा रहे हैं, जबकि बहुत से एरिया अभी अनटच्ड है। और उन एरियाज के लिए जो मेरे पास योजना है, मैं उन्हें अभी शेप में लाऊंगा। हो सकता है कि 1 जनवरी के बाद में कई चीजें आपके सामने आ जाएं, जिनको देखने के बाद आपको लगेगा कि जितना करंट इस टोपी ने पैदा किया है, उससे ज्यादा उन चीजों ने वो चीजें पैदा करेंगी कि अगर कोई इंसान उत्तराखंड से अपने प्रदेश में जा रहा है तो उसको वो चीजें लेके जानी है। अभी बोलना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी हम ऐसे उत्पाद लेके आएंगे जिनमें हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की खुशबू होगी, ये मैं दावा करता हूं। तो ऐसे कुछ उत्पाद आने को हैं। योजनाएं जो बड़ी हैं उनके लिए मुझे पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग की मदद चाहिए। अगर वो मदद आ जाएगी तो रातों रात हो सकता है, नहीं आएगी तो हो सकता है सालों में हो। तो ये 2-3 बातें हैं जो मैं कह रहा हूं। और उसके अलावा अभी हमारी जो अपनी आर्मी से जुड़ा हुआ जो हमारे जो जवान, जो क्योंकि इस प्रदेश ने 2 लोग बहुत दिए, किसान दिए हैं और जवान दिए हैं जी। देश को। तो देश को का जो वो पक्ष है जो हमारे यहाँ की वो इंस्पायर करने वाला वो पक्ष है, उसको लेकर के भी हमको बहुत कुछ ऐड करना है अपनी म्यूजियम में। और आखिर में आप बात पूरी करूंगा कि अभी क्या हुआ है कि बहुत सारी ऐसी विभूतियां जो गुमनामी में चली गई, जिनको इसलिए नहीं सामने रखा गया कि वो उनके नाम अंग्रेजों जैसे नाम नहीं थे। हम लोग अभी भी बहुत ज्यादा इस बात से ऑब्सेस्ड हैं कि हमको अंग्रेज है तो उसको हम ये करेंगे, लेकिन हम अपनी उन विभूतियों को भूल गए जो इन्हीं जमीन से निकली थी और जिन्होंने कमाल के फर्क पैदा किए थे, लेकिन उनको अपना वो ड्यू नहीं मिला है। तो उनको लेकर के हम उनकी फेम को हाईलाइट करने के हिसाब से भी काफी काम म्यूजियम पे करने वाले हैं। जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगे के प्रोजेक्ट्स को लेकर। और सर एक चीज जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपके जो म्यूजियम है इसकी लोकेशन किधर है? अगर कोई मसूरी में आता है और अगर आपके म्यूजियम तक वो पहुंचना चाहता है तो उसकी लोकेशन कैसे मिल सकती है या हाँ, किधर अगर आप देहरादून की तरफ से आते हैं और उसके बाद में जैसे सिटी में घुसते हैं तो जो मॉल रोड का पिक्चर पैलेस साइड है, उससे 1 किलोमीटर पहले बाला हिसार करके ये लोकेशन है। उस बाला हिसार के लोकेशन में ये मौजूद है। और जब आप बाला हिसार के लोकेशन में पहुंचते हैं तो मेन रोड के ऊपर वो बड़ा मोड़ करके जगह कहलाती है, जहां पर हमारे बोर्ड्स और साइनेज लगे हुए हैं, तो लोग उसको देख करके आराम से आ जाते हैं। अगर आप देहरादून की तरफ से आ रहे हैं तो किंगक्रेक का पेट्रोल पंप है, उससे हम 1 किलोमीटर ऊपर है। और अगर आप धनोल्टी वाली नीचे की रोड पे हैं तो आप फॉरेस्ट का जो मेन ऑफिस है उसके ऑपोजिट में हमारा बोर्ड मौजूद है। यानी जहां से भी मेन रोड से हम कनेक्ट होते हैं वहां पर हमारा साइनेज उस जगह पर मौजूद है। जी, तो बहुत सुंदर। और सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। बहुत कुछ जानकारी आपके थ्रू हमको आज मिली और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमारे साथ मौजूद थे आज एक ऐसी हस्ती जो कि उत्तराखंड की कई धरोहरों को संजोने का काम कर रही है। और भी ऐसी ही हस्तियों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें